बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। देखिए, यदि मुझे लगता है बहुत सारे लोग हैं, बहुत सीनियर भी हैं, राजनीति को बहुत लंबे समय से देख रहे हैं, समझना पड़ेगा क्या 1991 में कोई विपक्षी एकता लड़ी थी और चुनाव लड़ी थी, और उसके बाद में जीत के आई थी, कांग्रेस ने सरकार बनाई। उसके बाद में कांग्रेस की सरकार गई और फिर जब 2004 में कांग्रेस लड़ी तो क्या किसी विपक्षी एकता से लड़ी थी, लेकिन जीती और उसके बाद में सरकार बनाई। तो कमोबेश जो हालात हैं उनको बदलते देर नहीं लगती। तो पहली बात, इस गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए कि जब सब आ जाएंगे तभी कोई चुनाव हारा जा सकता है, जीता जा सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी इतना बड़ा चेहरा बन गए थे और इतना सब कुछ शाइनिंग इंडिया से लेके सब कुछ दिखाई दे रहा था कि स्वर्णिम चतुर्भुज तक सब कुछ, कि हाँ सब जुड़ गया, सब हो गया और सारी चीजें। आप बताइए, पस्त हुए थे कि नहीं हुए थे? और अकेली सोनिया गांधी जो विदेशी महिला कहलाती हैं, उनके नेतृत्व में हराया गया। तो यह एक सत्य है, यह इस बात का सबूत है कि आप भले कोई कहानी बताएं, वास्तविकता यह है कि लड़ाई के लिए कोई बहुत बड़ी इसकी जरूरत नहीं है, वो वक्त के साथ में चीजें होती हैं। लेकिन मैं इसके सहमत हूं कि सब साथ होंगे तो ज्यादा बेहतर जीत दर्ज कराई जा सकती है। और आज भी आप देखो ना, नरेंद्र मोदी 38% वोटों के सहारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और हिंदुस्तान की तकरीबन 200 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस पार्टी सेकेंड नंबर की पोजीशन में थी। तो आप बताइए कि जब ये स्थिति है, यदि 200 सीटें जहां वो सेकेंड नंबर की पोजीशन पे थी, यदि वो फर्स्ट नंबर पे आ गई, तो क्या नरेंद्र मोदी की सत्ता बचेगी? किस गणित से बचेगी? कितना अदानी और खरीदेंगे, सांसद खरीदेंगे, कितना वो करेंगे? और तब क्या यहां की ब्यूरोक्रेसी और ईडी और सीबीआई उनकी सुनेगी? तो साहब चलिए, मैं इस तरह की परंपराओं के न पक्ष में हूं न मेरा मानना है। मेरा मानना है जिस तरीके की स्थितियां पैदा की गई, जिस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, जिस तरीके से मौजूदा सरकार में भ्रष्टाचार हुए और महाभ्रष्ट मंत्री पद पर विराजमान, मुख्यमंत्री बने हुए, आप बताइए। पीयूष गोयल, याद करिए, 10 रुपए का अपनी उसका शेयर 9,900 कुछ के रेट पर एक ऊर्जा कंपनी को बेचते हैं, और जब बेचते हैं और उसके बाद वो उस समय ऊर्जा मंत्री होते हैं, और किस तरीके से वो खेल होता है, उस खेल का नतीजा क्या होता है? कोई जांच नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं होती। उसके बाद जिन दिनों अरुण जेटली बीमार थे और वो वित्त मंत्री का भी चार्ज संभाल रहे थे, उस समय उन पर किस तरीके से, कैसे ब्लैक मनी को व्हाइट करने की पूरा सबूत सामने आए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कोई कार्रवाई नहीं। चलिए, ये हो गए। बाकी जैसे हैं जिनको ये महाभ्रष्ट कहते थे, उन्हीं लोगों में बात कर रहे। अभी अभी कल इन्होंने शपथ दिलाई है, परसों, मेघालय के मुख्यमंत्री के पद पर। साहब यही कहते थे कि देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री ये है। उन पे बुकलेट जारी की थी, और स्थिति क्या हुई? उन्हीं के साथ सरकार बना रहे। हेमंत बिस्वा शर्मा, इन पर, इन्हीं के साइट पर आप जाइए, देखिए कितनी बड़ी इन्होंने पूरी वो बनाई थी इनके खिलाफ कि किस तरीके से ये घोटाले में शामिल थे, कितना पैसा खा गए, क्या किया। आज ब्लू आइड बॉय है। इसके बाद कभी कहते थे जो है नागालैंड में जो लोग आज सत्ता में हैं, जिनके साथ सत्ता में हैं, उन लोगों को लेकर के कि वो राष्ट्र विरोधी हैं और न जाने क्या क्या है, उनके साथ साथ सरकार बना रहे हैं।
मुफ्ती के साथ में कश्मीर में सरकार चलाई कि नहीं चलाई? तो आप ये समझिए ये दोगले चरित्र के लोग हैं। व्यापकम का घोटाला कहां है साहब? उसमें क्या हुआ? तो आप जब इनमें जाएंगे तो पता चलेगा सारे सब भ्रष्ट तो यही बैठे हैं। और आज आपने देखा वो पाटिल सांसद थे हैं भारतीय जनता पार्टी के इन दिनों हैं, और वो कहते हैं अब कोई चिंता नहीं, ईडी और सीबीआई हमारे पास नहीं आएगी क्योंकि हम भाजपा में। तो हुजूर, इसका मतलब है आप कुछ भी भ्रष्टाचार करेंगे, सब कुछ करेंगे। आप एक और नाम याद कर लीजिए, वो चीनी बिजनेसमैन जिसका नाम अगस्टा वेस्टलैंड घोटाला जिसे ये बताते हैं, उसमें आया था, और उसके बाद में उसी का अदानी में आया, और जो उसका एड्रेस उसकी सेल कंपनी कही है, जो भी कंपनी कही है, जो रजिस्टर है सिंगापुर में, वही एड्रेस है जो एड्रेस गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी का है। भाई क्या कनेक्शन है? और वो तो डिफेंस के मामले में पूरी डील हो रही है। तो क्या आपने चाइना को डिफेंस सौंप दिया है? तो हुजूर, जिस तरीके से ये खेल कर रहे हैं, तो सारे भ्रष्टाचार के बाद चूंकि उन भ्रष्टाचार, अदानी और दूसरी चीजों से ध्यान भटकाया जाए, इसलिए कहीं मनीष सिसोदिया और उसको करके और शुरू करते हैं। साहब एक चीज जान लीजिए, ये अपने ही घर के खेल हैं। क्या ठीक है, जब ये होगा तो हम तुम्हें हटा देंगे। मैं एक छोटी सी घटना बताता हूं। मेरे फादर उन दिनों एक जिले में पुलिस ऑफिसर थे। कोई वहां पर घटना हुई, कोई चीज हुई, तो डिस्कस हुआ सबके साथ। फिर बुलाया उस एसएचओ को, कहा कोई बात नहीं, तुम्हें हम अभी सस्पेंड कर रहे हैं और यहां से भी करते हैं, महीना 2 महीना गुजारो, इसके बाद में तुम जहां कहोगे वहां पोस्टिंग कर दे। तो मैं ये उदाहरण बताता हूं कि इस तरह से खेल होते हैं। तो ये खेल है, यही खेल है कि साहब आप चिंता मत करो, देखो तुम्हें एक राज्य में थे, हमने हमले किए, 2 में पहुंच गए, तीसरे में आपने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया, अब बाकी 4 राज्यों में और करो, इसके बाद में तुम राष्ट्रीय पार्टी हो ही गए हो, आगे चल के तुम्हें हम केंद्र के उसमें लाएंगे, पक्ष भी अपना विपक्ष भी अपना, फिर दोनों ऐश करेंगे। तो ये तो आम आदमी पार्टी जैसे दलों के साथ मिलके ये खेल हो रहा है। इसके बाद आप कहते हैं कि हाँ सीबीआई, ईडी और सब कुछ। तो साहब ये यही था। तो मनीष सिसोदिया के खिलाफ कंप्लेंट अनिल चौधरी ने, जो कांग्रेस के दिल्ली के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कब दी थी? जिस समय ये घोटाला हुआ था उसी समय, और उसके बाद आप ही ने बंद कर दी थी। और फिर आप अपनी सुविधा अनुसार राष्ट्रीय विपक्ष बनाने के लिए उनको कि हाँ वही तो लड़ रहे हैं। तो ये सब खेल है। और राहुल गांधी जब सच बोलते हैं तो सबको तकलीफ हो जाती है। और यही वजह है कि राहुल गांधी पे हमला बोलते हैं, और वो लोग हमला बोलते हैं जिनकी खुद की हैसियत क्या है। आप याद करिए, जब आरके सिंह, जो आज नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, वो गृह सचिव थे, तो यही किरण रिजिजू जो कानून मंत्री हैं, इनके समेत कुछ और नेता हैं भाजपा के, जिनके बारे में रिपोर्ट बनी थी कि जो चाइना के साथ मिलकर के अरुणाचल के उस सीमा पर खेल में शामिल हैं और उनके एजेंट की भूमिका अदा कर रहे हैं। तो साहब वो दिन भूल गए, वो रिपोर्ट कहां है? पूछिए, भगवा आतंकवाद नाम किसने दिया था? उन्हीं आरके सिंह ने, जो आज मोदी सरकार में मंत्री हैं। तो आप मैनेज हो जाइए, सारे खेल कर लीजिए, तो आप हमारे हैं, तब ठीक है, सुरक्षित है। नहीं तो आपको हम रगड़ेंगे और सारी चीजें करेंगे। तो वास्तविकता ये है। तो भ्रष्टाचार क्या नहीं हुआ? भाई प्रत्यक्ष इस केस में कहीं कहने की जरूरत नहीं है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। ये कोई नेशनल हेराल्ड जैसा नहीं है जहां कोई न ट्रांजैक्शन है धन का, न जमीन का स्थानांतरण है। यहां तो सीधे सीधे धन का स्थानांतरण हो रहा है।
और सीधे ट्रांजैक्शन हो रहा है, निजी खाते में जा रहा है, तो हुजूर ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या। इसके बाद आप कार्रवाई इतनी देर से कर रहे हैं। आपने पूरा मौका दिया कि सबूत नष्ट कर दीजिए, आपने पूरा मौका दिया। आप बताइए, दिल्ली में 7,500 स्कूल बना के क्लासरूम बनाने का पैसा पेमेंट किया गया और बने कितने? 3,000 कुछ। बाकी का पैसा कौन खा गया साहब? उसकी जांच कब होगी? जब खत्म हो जाएगा। तो इस तरह के खेल होते हैं। तो ये पूरा एक नैरेटिव गढ़ाया जाता है अपने लोगों का। एक तो बनाया जाता है कि ये हमारे कट्टर ईमानदार टाइप के लोग हैं, ये हमारे पाक साफ लोग हैं, और ये हमारा जो है पूरा सीन है। तो कुल मिलाकर के ये होता है। और राहुल गांधी को पप्पू बनाना है, तो बस यही वो चलता है। क्योंकि यदि राहुल गांधी खड़े हो गए तो ये खत्म है। उन्हीं से डर लगता है, उनके अलावा और कोई लड़ने वाला नहीं है वास्तव में। यह एक समस्या है भाजपा के लिए, इसलिए वो उन्हें पप्पू भी बनाते हैं और उनके हर बयान पर उनकी हालत बिगड़ती है। उनकी पूरी भाजपा के तमाम सारे बड़े लोग हमला बोलने लगते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके सारे। तो ये हालत है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। और यही समझने की हम कोशिश भी कर रहे हैं कि आखिर अंदर खाने चल क्या रहा है, और यहाँ से जो कुछ हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो आप सबके सामने है। आना चाहता हूँ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास। किस रूप में आप देखते हैं, क्या वही सवाल आपके पास भी कि आज 16 दलों के नेता एक मंच पे आए? बहुत अच्छी बात है कि कविता ने जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन किया, और कल कविता को यानी केसीआर की जो बेटी हैं और बहुत ही एक्टिवली पॉलिटिक्स में हैं अपने पिता के साथ, अपने पिता की पार्टी में, अब बीआरएस है वो पार्टी का नाम, भारतीय राष्ट्र समिति, और जो पहले टीआरएस तेलंगाना राष्ट्र समिति से। लेकिन यहाँ कांग्रेस का नहीं आना भी लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को जाना चाहिए था। अब वहाँ भी नैरेटिव बात सबकी अपनी अलग अलग होगी, लेकिन आपसे समझना ये चाहता हूँ कि क्या 2024 की जो रणनीतियां हैं वो अब, जैसा कह रहे थे अभी अजय शुक्ला जी, बहुत शानदार तरीके से विश्लेषण कर रहे थे कि सब कुछ सेट हो चुका है। अगर देखिए तो आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी, केसीआर की पार्टी को भी देखिए तो कर्नाटक में पूरी सीटों पर 224 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए केसीआर की पार्टी जो है वो तैयार है। किसके वोट काटेंगे? केजरीवाल साहब जाके छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में किसके वोट काटेंगे? बातें तो हैं। अगर वोट काटने के लिए आप तैयार हो रहे हैं और दूसरी तरफ विपक्षी एकता की बात हो रही है कि ये तो आ ही नहीं रहे हैं साथ में, तो यहां फिर उधर ध्यान देने की जरूरत क्या है? फिर राहुल गांधी जैसे नेता भी विपक्षी एकता की बात पर बयान क्यों दें? सवाल तो ये भी उठता है ना दीपक जी। देखिए, जब ये विपक्षी एकता का जो इशू है, इसको मैं जब डिकोड करने की कोशिश करता हूं, तो इसकी शुरुआत जो मैं करता हूं वो बीजेपी के द्वारा जो माइंड गेम खेला जा रहा है वो है कि इस विपक्षी एकता के प्रयास को ही खारिज करना या उसको बहुत ही अंडरमाइन कर देना। तो उसका कारण यह है क्योंकि उसे वास्तविक जो डर है वो इसी विपक्षी एकता का है, और वो अंडरमाइन करके वो जनता के दिमाग से, लोग और वोटर्स के दिमाग से, मीडिया के दिमाग से हटा देना चाहता है। इसको लेके उत्सुक कौन लोग हैं? इसको लेके उत्सुक वो लोग हैं, हमारे जैसे कुछ लोग हैं, या वो लोग हैं जो लोकतंत्र को वाकई मजबूत होते देखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि कम से कम 2024 के बाद का सिनेरियो जो है वो बदले, और चाहे सरकार बदले या न बदले, एक मजबूत विपक्ष, एक लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था रखने वाला विपक्ष, वो तो कम से कम देश के अंदर खड़ा हो। इसलिए आप देखिए कि बहुत सारे जो आपने इंस्टेंसेस बताए अलग अलग, जिसके ऊपर हमारे सभी साथियों ने काफी बात कर ली है, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2024 के पहले जब तक ये रंगमंच अंतिम रूप से तैयार होगा, तब तक हम बहुत सारी अपेक्षित चीजों को न होते देखेंगे और अनपेक्षित चीजों को होता हुआ देखेंगे। जैसे हम जो आज कह रहे हैं कि भाई वहां पे जंतर मंतर पे कांग्रेस क्यों नहीं थी, या कहीं पर जो है वो फला क्यों नहीं था, या शरद पवार वहां क्यों चले गए मेघालय में जाके, उन्होंने क्यों सपोर्ट कर, नागालैंड में क्यों सपोर्ट कर दिया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो नहीं होनी चाहिए वो होती दिखेंगी, और जो वास्तविक में होनी चाहिए वो नहीं होंगी। दूसरी बात,
मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रयास हो रहे हैं उसमें ये क्रम शुरू कर दीजिए कि भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद जो महाधिवेशन में सीधे सीधे कांग्रेस के द्वारा ये कहा गया कि विपक्षी एकता को वो लीड करना चाहेंगे। और अभी आज की जो घटना है, आज की मतलब जो ब्रिटेन में जो जाके वहां पर जो बात हुई, इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सामने जो राहुल गांधी का बयान है विपक्षी एकता को लेके, तो ऐसे बहुत सारे जो इश्यूज हैं ये एक कड़ी धीरे धीरे बन रही है। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि सारे दल कांग्रेस भी और बाकी उसके साथ जुड़ने के इच्छुक अनिच्छुक सारे लोग वो गो स्लो का गेम खेल रहे हैं। इंतजार करो फिर निर्णय लो। उसका कारण यह है कि वे सारे लोग इस साल का पूरा इंतजार करेंगे और मूल रूप से जो 4 स्टेट्स है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इसके नतीजे क्या आते हैं इस पर सब कुछ निर्भर करेगा। इसके पहले कोई भी विपक्षी दल जो है वो कोई बहुत गति से आपको एक्सीलरेटेड तरीके से काम करता हुआ नहीं दिखेगा इस मामले में। कुछ समय पहले जो नीतीश कुमार बहुत उत्साही हुए थे, नीतीश कुमार आज अभी वैसे सक्रिय हमको नहीं दिख रहे हैं। बहुत सारे लोग जो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चलते नजर आए थे वो लोग भी अभी ठहर गए हैं। जो छापे पड़ रहे हैं, कोई भी विपक्षी दल ये नहीं चाहेगा कि आज के आज हम राहुल गांधी के साथ या कांग्रेस के साथ सीधे सीधे खड़े हो जाएं, क्योंकि उन्हें वो विकल्प भी खुले रखने हैं कि अगर कांग्रेस की पार्टी नहीं जीती या कांग्रेस का गठबंधन नहीं जीता या जिसमें हम भी शामिल हो, तो उसके बाद जो उनकी दुर्गति होगी ये सब जानते हैं। इसलिए सारे के सारे पूरा साल इंतजार करेंगे और अपनी रणनीति को जो है वो बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर